अनामिका और गाय के साथ अनामिका का भाई नंद किशोर भी अनामिका की सासू माँ के घर जाता है। दरवाजे के सामने ही शारदा बहुत गुस्से में खड़ी थी। तब तक प्रसाद और रमेश दरवाजे के पास आते हैं। अनामिका दरवाजे के सामने बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। नमस्ते अंकल, जीजा जी, कैसे आप? आंटी, परिवार शुरू करने के लिए बहन को ले आया हूँ। खुश हुए? पर जो दहेज देने का वादा किया था लाए हो? बाहर क्यों खड़े हो किशोर? जो भी है घर के अंदर आके बातचीत करो। हाँ किशोर, अंदर आओ। आंटी, मैं पैसे तो नहीं ले आ पाया, पर ये गाय ले आया हूँ। हमें गाय नहीं चाहिए बेटा, हमें दहेज चाहिए। आंटी, अगर आप ये गाय बेचती है तो आपको एक बार में ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये गाय रहती है पैसे उथल के गिरने लगेंगे। क्या? वो बात नहीं है माँ जी, असल में भाई कहना चाह रहा था कि ये गाय भी गर्भवती है। इसके बच्चे होने के बाद ये गाय दूध देगी, हम वो दूध बेच सकते हैं और गाय का गोबर भी। वो कह ही रही थी, तभी प्रसाद बीच में। हाँ शारदा, बहू सही कह रही है। वैसे भी बहू ही ख्याल रखने वाली है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हर महीने हम इस गाय के दूध को बेच के अच्छा पैसे कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम दहेज के सारे पैसे वसूल कर लेंगे। ये सुनकर शारदा मनी मन सोच विचार करने में लग जाती है। फिर खुशी खुशी नंद किशोर वहाँ से चला जाता है। अनामिका गाय को लेके बगान की तरफ चली जाती है, वहाँ उसे ले जाके बांध देती है। फिर अनामिका का भाई नंद किशोर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तब से अनामिका घर का सारा कामकाज करती है, खाना पकाती है। फिर जब उसके पति खेत में जाने लगते हैं, वो गाय को अपने साथ लेकर खेत में चली जाती है। जहाँ हरी हरी घास थी वहाँ वो गाय को छोड़ देती है। फिर रमेश को खेत के काम में मदद करने लगती है। एक दिन अपने खेत के पके हुए फसल को देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। कितने मजदूरों को चाहते हो कि मैं बुलाऊं? तुम, मैं और पिताजी, और इसके अलावा और 3 लोग हो जाएंगे तो काफी रहेगा अनामिका। 3 की जरूरत नहीं, 2 ही काफी है। फिर शाम होने के साथ साथ वो घर वापस लौट गए और गाय को भी साथ ले गए। घर लौट के खाना खाए, फिर सब सो गए। अगले दिन 2 श्रमिकों के साथ अनामिका गाय को साथ लेकर अपने खेत में जाती है। खेत पहुंचकर वो देखती है 2 पालतू बैल आके उसके सारे फसल खा चुके हैं। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद हमारे पसंदीदा फसल खा के बड़ा मजा आया। सही बात, और भी खेतों में गए हैं पर इतने अच्छे फसल हमें कहीं नहीं मिले। अब जब मौका मिला है, हम जितना चाहेंगे उतना खाएंगे, फिर हम सब बर्बाद करके यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह 2 भैंस बातें करते हुए फसल खा रहे थे। ये देखकर जैसे ही रमेश भैंसों के पास गया, वो जोर से रमेश को मारा। रमेश जाके सीधा तालाब में गिरता है। तब तक प्रसाद आते हैं। उन्हें भी देखकर भैंस आके सिंग से मारने लगता है। प्रसाद वहीं खेत के ही कीचड़ में गिर जाते हैं। दोनों भैंस जोर जोर से चिल्लाते हैं और फिर से फसल खाने लगते हैं। अरे, अब हमारे खेत को बचाने के लिए कोई भी नहीं है, हम क्या करें? जब अनामिका इस तरह परेशान हो रही थी, तभी वो गाय खेत में आती है। दोनों भैंस गाय को देखकर वहीं खेत में जोर जोर से हंसने लगते हैं। गाय उन्हें देखकर डर जाती है। दोनों भैंस जोर से चिल्लाते हैं और गाय पे कूद जाते हैं। उसमें से एक भैंस चिल्लाया और गाय के मुंह पर मारा। दूसरा भैंस आके गाय के पेट में वार करता है। आधे घंटे तक गाय उन भैंसों से लड़ती रही। उसे काफी चोट आई थी। फिर दोनों भैंस खेत को बर्बाद करके वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बहू अनामिका से शारदा को पूरी बात पता चलती है। ये सब कुछ हुआ इस बदकिस्मती बहू के आने के कारण। जिस दिन से इसके बुरे कदम हमारे घर पे पड़े हैं, उस दिन से हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। छी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ये सब सुनकर अनामिका रोने लगती है। आंसू पोंछकर दवा लेके वो आंगन में गाय के पास जाती है। जहाँ जहाँ से खून बह रहा था वहाँ दवा लगा देती है। तुम खुद गर्भवती हो, तुम्हें कैसे लगा कि तुम उस मोटे मोटे भैंसों के साथ लड़ सकती हो? रात दिन देखे बिना बहुत मेहनत से तुम लोगों ने खेत पे फसल उगाया था। मेरे आंखों के सामने सब खत्म हो रहा था। ये देखकर मैं चुप कैसे रहती? ये कहकर तुम अपनी जान को खतरे में डाल दोगी? तुम्हारे भाई ने जब मुझे यहाँ छोड़ गया था, पता है उसने जाते जाते क्या कहा था? क्या कहा था? देखो गौ माता,
अब तक बहुत ही प्यार और स्नेह से अपनी बहन का देखभाल किया हूँ। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सिर्फ तुम ही उसकी आंखों के सामने रहोगी, तुम ही उसकी सब कुछ होगी, तुम ही उसकी माँ, तुम ही उसके पिताजी, दोस्त, सब कुछ। ऐसा तुम्हारे भाई ने जाते जाते मुझे कह कर गया था। सच में मेरा भाई ऐसा ही प्यार करता है, पर अब मरने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हाथ में आने से पहले पूरा फसल नष्ट हो गया। इस तरह कहते कहते अनामिका गाय को दवा लगा देती है। थोड़ी देर के बाद ही वो गाय एक बछड़े को जन्म देती है। जैसे ही वो बछड़ा जन्म लेता है, गाय सुनहरे रंग में बदल जाती है। ये सब कुछ देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है, पर थोड़ी देर में अनामिका खुद को संभाल कर कहने लगती है, ये क्या है गौ माता, बछड़े के जन्म के बाद आप सुनहरे रंग में बदल गयी। हाँ अनामिका, मैं एक मायावी गाय हूँ। मैंने धरती माँ का अपमान किया था, इसीलिए इतने दिनों से मैं इस तरह से श्रापित थी। बछड़े को पैदा करते ही मैं श्राप मुक्त हो गई और फिर से मुझे सुनहरा रंग मिल गया। तो क्या अब आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी गौ माता? नहीं अनामिका, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें धनी बनाऊंगी। फसल ही बर्बाद हो गए हमारे, हम तो पूरे परिवार के साथ अब सड़क पे आ गए। जब मैं हूँ तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? फिर क्या करेंगी गौ माता? बस देखो। इतना कहकर वो सुनहरी गाय दूध देने लगती है। वो सोने का दूध था। वो गोबर देती है, वो भी सोने का था। अनामिका बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। अनामिका, अब समझी कैसे रहना है, कैसे जीना है। मैं समझ गई हूँ गौ माता। अक्सर मेरे भाई आपको दिखाकर मुझे कुछ कहा करते थे। गाय मतलब सिर्फ 4 पैरों वाला जानवर नहीं, कभी बताया कि ये 4 लोगों को जान बचाने वाला है। हाँ गौ माता, इस तरह कहती है। उस दिन से अनामिका सोने का दूध और सोने का गोबर बेचकर वो खुशी खुशी अपने परिवार का देखभाल करने लगती है। बहू को इस तरह से खुश देखकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है, क्योंकि मुझे दहेज नहीं मिला था इसलिए मैंने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, गाय को लेकर मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज वही बहू सोने का दूध और गोबर बेचकर खुशी खुशी परिवार चला रही है। मुझे माफ कर देना बहू। उस दिन से शारदा अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। शारदा अपने बेडरूम के दीवार पे लगी भाई चंद्रशेखर की तस्वीर के पास आती है। मुझे माफ कर देना भाई, जब तक मैंने आपकी बेटी मेघना को अपनी बहू बनाने की सोची ही थी कि तुम्हारे जीजा जी ने अपने दोस्त की बेटी को ले आए, क्योंकि वो वादा कर चुके थे उस काली अनामिका से रमेश की शादी करवा दी। तब से इस घर में मानो अमावस्या छा गया। किसी भी दिन मैं मेघना को अपनी घर की बहू बना के जरूर ले आऊंगी। इस तरह कहते हुए वो अपना आंसू पोंछती है और फिर हॉल में आती है। वहाँ पति प्रसाद, बेटा रमेश, काली बहू अनामिका के दिए हुए गर्मा गर्म चाय पी रहे होते हैं। तभी शारदा वहाँ हॉल में आके सोफे पे बैठती है। अरे काली बहू अनामिका, तुम अपने काले रंग के तरह मुझे कॉफी मत देना, बल्कि मेरी रिश्तेदार मेघना के तरह सफेद कॉफी बना कर देना। इस तरह वो जोर से कहती है। किचन में काली बहू अनामिका ये सारी बातें सुन के थोड़ा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। मेरे और मेरे पति के बीच शादी हुए 1 साल हो गए, पर अभी तक मेरी सासू माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकारा नहीं। हमेशा मुझे वो काली करियट कहती है, नहीं तो काली अनामिका कहकर बुलाती है। अब वो मेरी सासू माँ है, मेरी माँ के बाद वही मेरी माँ है। उनके मुंह पे मैं कुछ कह भी नहीं सकती। इस तरह सोचते हुए कॉफी बना के छान के वो किचन से निकल आती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश और प्रसाद दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। ये क्या शारदा, जब से उठती है और जब तक वो सोती नहीं तब तक उसे काली कलमू ही बुलाती हो, घर का काम करवाती हो और तुम उसे बहू के रूप में स्वीकारती भी नहीं। ये सही नहीं कर रही हो शारदा। हाँ माँ, चाहे वो काली क्यों ना हो, पर वो मेरी धर्म पत्नी है। उसके पिताजी ने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी। हो सकता तुम भूल गई हो, पर पिताजी ने ये बात कभी नहीं भूला, इसीलिए उन्होंने मेरी अनामिका से शादी करवा दी। वो बात मैं कभी भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए तो शादी के लिए इनकार नहीं किया। अगर मैं ना कह देती तो ये काली लड़की हमारे घर में मंडराती क्या? हाँ माँ, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार लेती तो वो इस घर में रानी की तरह घूम रही होती। चूँकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो नौकरानी बन के घूम रही है।
रमेश अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाता है। तब तक काली रंग की अनामिका ट्रे में गर्मा गर्म कॉफी लेकर शारदा के पास आती है। शारदा अनामिका का चेहरा देखे बिना ही सुंदर से सफेद कॉफी को देखकर कहने लगती है, अरे वाह रे वाह, मुझे मेरी भतीजी बहुत पसंद है, बिल्कुल इस सफेद कॉफी की तरह। खुशी और उत्साह से शारदा अपना कॉफी पी रही थी। वो बूंद बूंद कॉफी का आनंद ले रही थी। फिर कॉफी पीते हुए, क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट है? बहू के आंसू, चिंता, परेशानी सब मिश्रित है इसमें, इसीलिए ये कॉफी इतना स्वादिष्ट है। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। छी, इतना कहकर वो काली बहू अनामिका के मुंह पे उस कॉफी को फेंककर वहाँ से चली जाती है। अनामिका को बहुत बुरा लगता है। माफ करना बहू, मुझे लगा था तुम्हारी सासू माँ तकलीफ समझेगी। मैं समझ गई हूँ कि वो मेरी माँ नहीं है, सासू माँ है। इतना कहकर दुखी होकर वहाँ से चली गई अनामिका। एक दिन रमेश पार्क में बैठा था। उसे याद आ रहा था कि उसकी माँ उसकी पत्नी को सांवले रंग होने के कारण कितना चोट पहुँचाती है, इसीलिए वो मनी मन रो रहा था। तभी मेघना, जो अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी, उसने देखा रमेश को दुखी बैठे हुए। वो अपने दोस्त को वहाँ से भेज देती है और रमेश के पास आती है। मेघना को देखते ही रमेश अपना आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ रमेश, यहाँ पे बैठ के तुम क्यों रो रहे हो? उसके पूछने पर रमेश पूरी कहानी उसे खुल के बताता है। उसे सब समझ में आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। फिर आंटी अनामिका को तकलीफ नहीं देगी, जो भी काम करने को होगा वो मुझे ही करने को कहेगी। इतना कहकर वो रमेश को साथ लेकर पास के मंदिर में चली जाती है। रमेश देवी माँ को प्रणाम करके फूलों का माला मेघना के गले में डाल देता है। वहाँ से वो और मेघना घर आते हैं। उन दोनों के गले में फूलों का हार देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। उसके हाथ से सब्जी का थैला वहीं पे छूट जाता है, पर शारदा इस बात से बहुत खुश होती है। वो रोती हुई अनामिका से उन दोनों का आरती भी करवाती है। फिर मेघना और रमेश घर में प्रवेश करते हैं। अगले दिन बिस्तर पे लेटी हुई मेघना, सासू माँ मुझे बेड कॉफी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। इतना कहते ही शारदा जल्दी जल्दी गर्मा गर्म कॉफी बना के मेघना के पास ले जाती है। तब तक मेघना शारदा का फोन अपने हाथों में ले लेती है। बेड कॉफी लाई हूँ, वो फोन साइड में रखो, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी बुरी आदत है। इतना कहकर कॉफी देती है और फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। मेघना बेड कॉफी पीती है और गुलदस्ता को अपने हाथ में उठाकर, सासू माँ मुझे नहाना है, जरा गीजर ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो जिस ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के आप मेकअप करती है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इस तरह से कहने पे शारदा, जो सोफे पे बैठी थी, वो भागते हुए उसके कमरे में आती है और आके जल्दी से बाथरूम का गीजर ऑन कर देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब शारदा अपनी गोरी बहू के ये सब नखरों को झेल नहीं पा रही थी। हाय दैया रे दैया, तुम मेरी रिश्तेदार की बेटी हो, मेरी अपनी हो। मुझे लगा था सुंदर बहू आएगी, मेरा देखभाल करेगी, मेल भाव रहेगा, कितना प्यार रहेगा, इसीलिए मैंने अपनी काली बहू को कितना खरी खोटी सुनाया, उसके ऊपर हाथ भी उठाया। अब मुझे वो दर्द समझ आ रहा है। उसके कहने के दौरान अनामिका दरवाजे के पास से उसकी सारी बातें सुन के उसके पास आती है। काली बहू को आते देख वो उसके पास प्यार से जाती है। माफ कर देना बहू, मैंने बस तुम्हारा काला रंग ही देखा, पर तुम्हारा सुनहरा रंग, तुम्हारे मन में ये प्यार कभी नहीं देखा। इस तरह कहते हुए वो अपनी काली बहू को गले लगा लेती है। माँ जी, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, आप इसे कहीं पे भेज दीजिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे से आपकी देखभाल करूंगी। ये देखकर मेघना, रमेश और प्रसाद तीनों मुस्कुराने लगते हैं, पर अनामिका और शारदा को कुछ भी समझ में नहीं आता। आंटी, आपको कैसे लगा कि मैं रमेश से शादी करूंगी? रमेश मेरा बचपन का दोस्त है, उसके लिए मेरे मन में बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग्स है, हस्बैंड वाली फीलिंग्स नहीं है। कभी भी मेरे मन में उसके लिए ऐसी सोच नहीं आई और आज भी नहीं है। फिर ये सब तुम्हारी सासू माँ में बदलाव लाने के लिए कोशिश थी बहू, ये सब एक नाटक था, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। ये सुनकर अनामिका और शारदा दोनों बहुत खुश होती है। मेरी काली बहू अच्छी है, गोरी बहू नहीं चाहिए। इतना कहकर शारदा अनामिका को अपने गले लगा लेती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।